ठीक है, मिनी टैब रह गया। अच्छा, वैकॉम का आपने क्या कहा कि मैं वैकॉम बस ये प्रॉपर्टीज पे आ गया और यहाँ जाके फिर वो कर्सर वर्सर अगर सेट करना है। नहीं, असल में उसमें मैं देख रहा था कि सब ये जो है ना, ये जो है ना, ये जिस तरह का आ रहा है लिखा हुआ, ये मेरे पास इस तरह का कर्सर नहीं बन रहा पेंट पे ना। ये जिस तरह आ रहा है ना, बहुत ही ग्रिप करता हुआ, इस तरह का नहीं बन रहा मेरे पास। चलो वो मैं देख लूंगा, हाँ, वन बाय वन ऑप्शन पे एक्सप्लोर कर लूंगा, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। आप मुझे मिनी टैब कल दे दीजिएगा, मिनी टैब कल दे दीजिएगा वहाँ से। अच्छा जनाब, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी जरा सुनिएगा बात गौर से। आप लोगों का आज वैसे स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, शायद इसका मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कहा था आप लोगों से। बहुत शुक्रिया आपका, क्या बात है? नहीं, लेकिन वैसे तो हम ऑनलाइन में इस तरह डिलीवर कर रहे हैं कि आपको ये क्लेम है। चलिए जनाब, ये तो मेरी बेटा जब ऑनलाइन लेक्चर दे रहे होते हैं ना, उस वक्त इतनी जगहों पे तवज्जो होती है, आपकी तरफ भी फिजिकल बैठना है, ऑनलाइन वालों को भी देखना है। इवन कभी कभार मैं स्क्रीन शेयर नहीं करना भूल जाता हूँ। ये लोग मुझे अच्छा थैंक यू सो मच। मैं भी बड़ी मुश्किलों से लेने आता हूँ। अच्छा जनाब, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड अगर कराएंगे, लेक्चर्स 5 तक आई थिंक कंप्लीट हो गया था, 4 और 5, और आज हमें लेक्चर 6 स्टार्ट करना है। ओके क्लास, प्रोसीजर आप सब लोगों को पता ही है कि एक तरफ हम पहले थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें रह गई थी यार, वो मुझे एक एक्सप्लेन करनी है आपको। जेड स्कोर मैंने पढ़ाया था, याद है ना? अब वो जेड स्कोर के हवाले से मैंने चीज़ें तो बता दी थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ा सा और डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, हुआ ये था कि मेरी जो दूसरे सेक्शन की क्लास होती है ना जेएस ऑडिटोरियम में, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर काइंडली आप थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दें, जेड स्कोर क्या है। तो वो फिर एक के बाद एक क्वेश्चन निकलता चला गया, तो फिर मैंने उनको उसकी सारी इंपॉर्टेंस बताई। तो वही मैं चाह रहा था कि यहाँ चूंकि वो उस तरह का इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाया था, तो ज़रा पहले जेड स्कोर को एक्सप्लेन कर दें क्या चीज़ होती है। देखिए, जेड स्कोर एक सब इसका फॉर्मूला है
जेड स्कोर का एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब सर ये तो एक फॉर्मूला है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, यानी इसके मीनिंग्स क्या होंगे या इसके स्टैटिस्टिकल मीनिंग्स क्या होंगे। तो हमने ये कहा था कि देखिए सपोज कीजिए ये आपका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से वैल्यूज कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। ये डेविएशन है, दिस इज जस्ट डेविएशन। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहें तो एक्स बार से डिवाइड कर देते हैं। अब उसके बाद वो ये कहता है कि z बार से जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए हम इस तरह से लेंगे कि हम ये पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हम इसको z स्कोर को जब बनाते हैं ना, ये कैलकुलेट करते हैं, व्हेनेवर वी कैलकुलेट द z स्कोर, तो उस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये देखें कि इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे डिफाइन करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने इसकी एग्जांपल देके बताया था कि किसी कंट्री के अंदर 50 मिलीमीटर रेन होती है, लेट सपोज, ठीक है। कोई आदमी इसको नॉर्मल मान सकता है कि ये नॉर्मल एवरेज रेनफॉल है, कोई आदमी ये कह सकता है कि ये बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक है। और किसी कंट्री के लिए हो सकता है कि ये अबव एवरेज हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर जितनी हमारे यहाँ कराची के अंदर जो अभी लास्ट रेनफॉल का स्पेल गया है, तो ये इसने क्या असर किया सबको मालूम है। लेकिन ये रेनफॉल अगर हम ऑस्ट्रेलियन कंट्री से कंपेयर करें तो ये रेनफॉल वहाँ की बिलो नॉर्मल रेनफॉल है। बिलो नॉर्मल, मैं नॉर्मल की बात भी नहीं कर रहा, बिलो एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ड्रेनेज सिस्टम का है। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम नॉर्मल होता तो आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ। आपका तो प्रॉब्लम ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आया ना। तो ये कहते हैं कि अगर हमें कैटेगरीज बनानी है, कैटेगरी, अच्छा 3 कैटेगरीज बना लेना इस क्लास के अंदर। एक बिलो एवरेज, जिसके अंदर मार्क्स आपने कहा 50% मार्क्स स्टैंड एवरेज मार्क्स है, इससे बिलो होगा तो कम हो जाएंगे, यानी बिलो एवरेज होगा। 48 है तो बिलो एवरेज की कैटेगरी में चले जाएंगे, और ये है तो ये अबव एवरेज की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो ये हम एक्चुअल डेटा के बजाय जेड स्कोर टेक्निक्स के थ्रू कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। जेड स्कोर बेसिकली हमारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी कि कब वैल्यूज अबव एवरेज है, कब वैल्यूज बिलो एवरेज है, और कब वैल्यूज नॉर्मल है, कब वैल्यूज नॉर्मल है। तो अब उसके बाद ये कहते हैं कि जब आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, जब व्हेन यू कैलकुलेट द z स्कोर वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो उस वक्त हम z को डिफाइन करेंगे इस तरह से कि देखिए ये आपका मीन है, ठीक है, और ये आपका z स्कोर है। अच्छा, वो z स्कोर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह -1 -2 -3, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, तो -3, इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये मीन है, मीन, ठीक है। अब मीन से जो z स्कोर डेविएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कहा एक ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसी तरह एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखिए जितने पॉइंट्स मैंने बनाए ये z स्कोर वैल्यूज है, ये z स्कोर वैल्यूज है। इस वक्त ये क्या बता रहे हैं कि ये z स्कोर वैल्यू, ये जो +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है z स्कोर वैल्यू, सॉरी, ये z स्कोर किसके अंदर लाई कर रहा है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ठीक है। तो 68% ऑफ द डेटा जो है वो इसके जरिए इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा।
सही है, इसकी डेविएशन कम है ना, ज्यादातर वैल्यूज +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई कर रही है। ये अगर आप +1 देखें और -1 देखें, ये मीन है यहाँ से। अगर ये मीन पे आ जाती तो इसकी वैल्यू xi माइनस x बार की वैल्यू 0 होती। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू होती। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इससे अबव और इससे बिलो अगर देखना चाहें तो ये अबव नॉर्मल है। ये वाले पॉइंट्स क्या है, अबव नॉर्मल है, और ये वाले पॉइंट्स क्या है, बिलो नॉर्मल है। लेकिन ये अबव और बिलो नॉर्मल मीन से इतना ज्यादा डेविएट नहीं कर रहे, मीन के करीब है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं ये +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाए कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डेटा पॉइंट यहाँ कहीं आ गए, डेटा पॉइंट यहाँ कहीं इस जगह आ गए, तो अब आप देखिए ये रीजन बढ़ गया ना ऑटोमेटिकली। तो अब जो जेड स्कोर वैल्यूज है वो किसके अंदर लाए कर रही हैं, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। और तीसरा ये कि अगर आपने और ऊपर ले गए तो इसका मतलब डेटा मजीद स्कैटर्ड हो गया, फार फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो अब हमारे पास +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक वैल्यू चली गई। मैं आपके सारे ये थोड़ा सा इसके साथ शेयर कराना चाहूंगा। ये एक क्वेश्चन नहीं किया, अब करेंगे क्वेश्चन इसको। अच्छा, इसके क्वेश्चन करने में क्या प्रॉब्लम है, आपको एक टेबल दिया होगा, उसमें आपसे कहेंगे कि इसकी जेड स्कोर वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। 5 थोड़ी कर रहे हैं, एस कर रहे हैं। एस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन। लिसन ऑल क्लास, ये मैं बताना चाह रहा था। मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप, मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप यानी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है उसकी मेजरमेंट, रिलेटिव लोकेशन, किसी एक सेंटर पॉइंट से बाकी डेटा पॉइंट्स कितना दूर या कितना करीब लाए कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव लोकेशन। ठीक है, देखिए मैं ये कहता हूँ, मैं अपने आप को सेंटर पॉइंट मानता हूँ। एक स्टूडेंट का डिस्टेंस दूसरे स्टूडेंट का डिस्टेंस, लेकिन वो जो पीछे स्टूडेंट बैठे उनका डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है रिलेटिवली मेरे मुझसे मुझको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हुए हम बाकी स्टूडेंट्स को रिलेटिव पोजीशंस को डिफाइन कर रहे हैं। और तीसरा क्या था, डिटेक्टिंग आउटलायर्स। ये मैंने उस दिन भी बताया था। क्या बताया था, याद है तुम्हें? नहीं नहीं, वो स्टैंड उसका था। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, सही कह रहे हो। वो डिटेक्टिंग आउटलायर्स में +-3 से ऊपर जो वैल्यू होगी वो आउटलायर होगी। और जैसे अभी मैंने यहाँ बना के दिखाया ना, इसमें देखा तुमने पेंट में कि हम जैसे जैसे उससे बाहर जा रहे हैं +-3 से, तो उस वक्त जो वैल्यूज हैं वो आउटलायर्स के तौर पे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इन्होंने यही चीज बताई है, जेड स्कोर, डिटेक्टिंग आउटलायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन शेप। ये देखिए स्क्यूनेस है, 0 है क्योंकि शेप जो है वो कंप्लीट बेल शेप्ड है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, तो स्क्यूनेस इसमें नहीं है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शेप -0.31, मैंने आपको ये बताया था, ये -0.31 न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के थ्रू हम ये वैल्यू बता रहे हैं -0.31, ये ग्राफ से नहीं बता रहे हम देखकर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहाँ यहाँ देखते हैं 0.31 यानी पॉजिटिव, क्योंकि राइट टेल इसकी ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसके अंदर, और ये कैलकुलेशन हम करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए ये जेड स्कोर टेक्निक उन्होंने कैलकुलेट की इसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन शेप स्क्यूनेस, और अब इसके ऊपर अब ये जेड स्कोर टेक्निक अप्लाई करेंगे आगे। ये देखिए, ये द जेड स्कोर इज ऑफन कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू का मतलब ये है कि हम उसको वो मान लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि हम इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हुए इसकी कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। और ठीक है, it denotes the number of standard deviations a data value xi is from the mean xi minus x bar upon s। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। An observations z score is a measure of the relative location, यानी वही बात कि relative location होगी किसी एक पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से,
of the observation in a data set, a data value less than the sample mean, अगर data value sample mean से lesser है तो will have a z score less than 0, z score less than 0 होगा यानी negative होगा, ठीक है, वो below the mean lie करेगा, xi minus x बार जब आप करेंगे तो वो below the mean lie करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो अबव द मीन लाई करेगा, और अगर जीरो है z स्कोर की वैल्यू जीरो है तो वो ऑन द मीन लाई करेगा, बेसिकली वो मीन ही होगा एक तरह से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लासेस से इंशाल्लाह मिनी टैब सॉफ्टवेयर पे डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक भी ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग एंड की तरफ जा रहा है, न्यूमेरिकल साइड रह गई है, उसकी थ्योरेटिकल साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और हमने काफ़ी फास्ट उसको पेस के साथ लेके चले। हालांकि मैंने बताया कि हमारे बाकी टीचर से मेरा जो डिस्कशन हुआ तो वो कह रहे हैं हम सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, यानी थ्योरेटिकल साइड लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल साइड बच्चों पे छोड़ देते हैं कि वो कंप्लीट कर लें, लेकिन हमने यहाँ जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया हुआ है उसमें हम पहले थ्योरेटिकल साइड कंप्लीट कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसकी देख रहेंगे। तो इसके बाद हमारा जैसे ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कंप्लीट होगा तो हम उस पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जो हमने हाथ से कैलकुलेशन की होगी, हैंड ऑन कैलकुलेशन की होगी, उसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। मैं डेटा सेट्स लेकर आऊँगा और डेटा सेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा और फिर आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि किस तरह हम इतनी लार्ज कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन अ मिनट्स और विद इन अ सेकेंड्स परफॉर्म करके वही रिजल्ट एक्यूरेट मैनर के अंदर अचीव कर लेते हैं, जो कि हम हैंड ऑन कैलकुलेशन से बहुत टाइम कंजम्पशन के बाद कैलकुलेट करते हैं और जिसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको ना कुछ समझ में आता, ना आपको उसकी एक्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो होती, बल्कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ जाता है और आपको यही नहीं मालूम होता स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है, आपको यही नहीं मालूम होता जेड स्कोर कैलकुलेट तो कर लिया, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। हमने कहा ना हमारा दो तरह से राउंड चलते हैं, मल्टीपल राउंड होते हैं, और उसमें एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिकल इंश्योरेंस में जब हम जाते हैं तो वो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के रिजल्ट्स होते हैं उनको हमें इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड इंटरप्रेट करना होता है, तो उसके बगैर जाहिर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, यानी नेसेसरी है। इसके बगैर वो स्टैटिस्टिकल इंश्योरेंस नहीं हो सकती, अगर स्टैटिस्टिकल इंश्योरेंस ना हो तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स हमारे लिए बेकार है, यूजलेस है, किसी काम के नहीं होते, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी ये था, ये इन्होंने एक जेड स्कोर टेक्निक कैलकुलेट करके बताई है, जेड स्कोर वैल्यू कैलकुलेट करके बताई है -1.20, ये पहली वैल्यू इन्होंने जेड स्कोर कैलकुलेट की, बाकी सारी कैलकुलेट करके दिखा दी है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव स्कोर्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव है उसका मतलब है वो जेड वैल्यू बिलो द मीन लाई कर रही है और बाकी वैल्यूज अबव द मीन लाई कर रही है। इसमें कोई भी वैल्यू -3 से नीचे नहीं है, -3 से नीचे नहीं है, और कोई भी वैल्यू +3 से ऊपर नहीं है। अगर -3 से नीचे नहीं है और +3 से ऊपर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी आउटलायर नहीं है, मतलब देयर इज नो आउटलायर इन दिस डेटा, ठीक है। ये पूरा जो डेटा है इसमें कोई आउटलायर नहीं है, और इंपेरिकल रूल हम ये कहते हैं कि अगर ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सारी डेटा वैल्यूज है तो 68% वैल्यूज जो है ना नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की, वो 1 ±1, मतलब समझना मेरी बात, वो कह रहा है कि अगर जो तुमने डेटा लिया उस डेटा से तुमने जेड स्कोर कैलकुलेट कर लिया, जेड स्कोर कैलकुलेट करने के बाद तुम उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ये जो मैंने ग्राफ अभी तुम लोगों को दिखाया ना, पेंट में बना के एक मीन की लाइन बनाई और मीन की लाइन बना के प्लस माइनस स्कोर्स को मैंने प्लॉट कर दिया, तो वो जेड स्कोर वैल्यूज आ गई। तो वो कहता है कि ज्यादातर जो वैल्यूज है ना 68% वैल्यू वो +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाएंगे। उससे फिर कहता है कि 95% वैल्यूज जो है ना वो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाएंगी और 99.72% +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएंगी। बस इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे कि इससे ज्यादा अगर कोई वैल्यू होगी
तो फिर हम उसको वी विल कंसीडर एज एन आउटलायर। ठीक है सर आउटलायर क्यों कंसीडर करेंगे 3 पॉजिटिव या नेगेटिव क्योंकि वैल्यूज वो को? मीन से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा होगा ना, मीन से बहुत ज्यादा दूर होगा, बहुत ज्यादा डेविएशन होगी उसकी, तो वो आप क्लोजेस्ट नहीं है अगर मीन से, तो इसका मतलब यह है कि फिर हम उसको नॉर्मल वैल्यू के तौर पे भी कंसीडर नहीं कर सकते ना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक दफा आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? सर द क्वेश्चन वाज कि हम जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव 3 वाली, उनको हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, मतलब उनको ही उनको तो कंसीडर आउटलायर्स क्यों करेंगे, कहेंगे? उन्हीं को तो कंसीडर करेंगे, उनसे बाहर जो वैल्यूज होंगी उनको आउटलायर मानेंगे। अब आपका जी सवाल जी सर, वही वही जो बाहर होती है आपका उनका। सवाल यही है ना कि वो बाहर वाली वैल्यूज को आउटलायर क्यों मान रहे हैं। अच्छा देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं आपके सामने ना, हम ये ग्राफ बनाते हैं कि 1 बिलियन रेवेन्यू, 2 बिलियन रेवेन्यू, 3 बिलियन रेवेन्यू, -1 का मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कह लें इसको, ऊपर वाला प्रॉफिट है और ये लॉस है। ठीक है, -1, -2 बिलियन, -3 बिलियन। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें वो कहते हैं 19 फर्स्ट ईयर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें वो कहता है फर्स्ट ईयर में आपको जो आपका जो रेवेन्यू है वो 1 बिलियन है। ठीक है, फिर एक ईयर में आपका जो लॉस है वो 2 बिलियन है। लेकिन ये मैं डेटा पॉइंट प्लॉट करता जा रहा हूँ ना, कंपैरेटिव, कंपैरेटिवली ये थर्ड ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फोर्थ ईयर में प्रॉफिट यहाँ चला गया 100 बिलियन पे, लेट सपोज। तो अब आप देखिए इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इनका शेप सिमेट्रिक बन रहा था, यानी नॉर्मल वैल्यूज के अंदर बन रहा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे जाऊंगा तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी अबव चली गई। ठीक है, तो क्या करेगी, अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूं तो ये पूरे के पूरे इस पैटर्न को डिस्टर्ब कर देगी और एक ऐसी वैल्यू की तरफ लीड करेगी जो कि एवरेज से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा होगा, बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं नंबर लेता हूँ 1, 2, 3, 5 और 1000। अब ये जो 1000 है, अगर मैं कहता हूँ इसका मीन कैलकुलेट करें, आप क्या कहेंगे, 1 + 2 + 3 + 5 + 1000 डिवाइडेड बाय 5। इस 1000 ने क्या काम किया आपको मालूम है? ये मीन को ले जाएगी तकरीबन कोई 200 300 पता नहीं कहाँ किसके अराउंड ले जाएगी, जबकि एक्चुअल सिचुएशन तो इन चार नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये वैल्यूज क्लोजेस्ट वैल्यूज है एक दूसरे से। 1000 तो उसको बिल्कुल मिसलीड कर रही है ना, तो हम 1000 को क्या नॉर्मल वैल्यू मान लेंगे? नहीं, नॉर्मल वैल्यू नहीं मानेंगे, उस 1000 को हम एज एन आउटलायर मानेंगे। क्या मानेंगे? एज एन आउटलायर। अब इसका एक सवाल, एक मिनट पहले उससे पूछ लो, क्लियर हो गया ये आउटलायर क्यों मानेंगे हम? यस सर। आप पूछो, क्या पूछो? हाँ, ये मैं बता रहा था। देखिए एग्रीगेट कैलकुलेट करने का डिसएडवांटेज है ये कि हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, और सम टाइम ये लिमिटेशन ऑफ एवरेज, एवरेज में तुम पढ़ना कि सम टाइम ये जो एवरेज वैल्यू है ये एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, यानी किसी एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की वजह से हमें मिसलीड करती है और ऐसी इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जाती है जो कि एक्चुअली उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है मीन का। ठीक,
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम डेटा पर उस वक्त ये देखते हैं कि डेविएशन कितनी है, डेविएशन कितनी है। जेड स्कोर हमें बता देगा ना कि ये इतनी दूर है, आउटलायर के तौर पर है। तो अब अगर तुम्हें करना है तो या तो इसको निकाल के एग्रीगेट कैलकुलेट करो या फिर कोई और टेक्निक अप्लाई करो। ये डिसएडवांटेज है मीन का, हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन सेंस से देख लो ना। मैंने कहा था कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इन बच्चों का एज ब्रैकेट 19 से 21 के दरमियान है, लेट सपोज। और यहाँ अगर कोई 100 ईयर्स का आदमी बिठा दूं या 2 या 3 100 ईयर्स के लोग बिठा दूं, तो मुझे ये बताओ कि एग्रीगेट का एज ब्रैकेट का वही रह जाएगा? जाहिर है वो मिसलीड करता हुआ हमें 30 40 50 के अराउंड ले जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें एग्रीगेट कैलकुलेट करने में कभी कभार मिसलीड करता है। अब एक सवाल सर और, हम जी बोले। सर हम इतनी बड़ी वैल्यू जो होती है हमें पता होता है कि ये मिसलीड कर देगी, तो हम उसे कंसिडर क्यों करते हैं? मतलब अच्छा सवाल है, अब गौर से सुनना, इसकी इसकी इंटरप्रिटेशन सुनना। देखो तुम सपोज करो एक्सीडेंटल डेथ रेट, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ रेट पाकिस्तान में नॉर्मली जो अगर देखा जाए ना पर एनम एनुअल जो है वो 10,000 के अराउंड रहता है। किसके अराउंड रहता है? ठीक है, 10,000 के अराउंड। हम एक पर्टिकुलर ईयर लेते हैं 1999 लेट सपोज, ठीक है। तो उसमें डेथ रेट, एक्सीडेंटल डेथ रेट, क्या प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल डेथ रेट 8,000 वगैरह के अराउंड है। फिर उसके बाद 2000 में एक्सीडेंटल डेथ रेट 12,000 के अराउंड है। लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर में 2005 में एक्सीडेंटल डेथ रेट 100,000 के अराउंड पहुंच गया, 100,000 के अराउंड। अगर एक्सीडेंटल डेथ रेट 100,000 के अराउंड है तो हमें नजर आ रहा है तो आउटलायर, ठीक है। लेकिन इस आउटलायर को हम पहले तो ये कंफर्म करेंगे कि क्या ये ठीक वैल्यू है या ये टाइपोज एरर है। मतलब हो सकता है हमसे लिखने में गलती हो गई हो सकता है डेटा कलेक्ट करते वक्त हम उसको कैलकुलेट करके बाय मिस्टेक ये डाल दिया। हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पर्टिकुलर ईयर में जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो फर्ज करें वो कहता है ये फ्लड ईयर था, फ्लडिंग हुई थी यहाँ पर और इसमें फ्लडिंग की वजह से इतनी डेथ्स हो गई। अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक की वजह से इतनी डेथ्स हो गई, जो 10,000 से इंक्रीज करके या 8,000 या 12,000 से इंक्रीज करके उस साल 100,000 पर चली गई, 1 लाख पे चली गई। तो क्या डेटा गलत है? नहीं, डेटा तो ठीक है, डेटा तो ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसको निकाल दें? नहीं, डेटा जब ठीक है तो उसको निकाल तो नहीं सकते। लेकिन अब उस पर ये बात ठीक है कि हाँ, उस पर एग्रीगेट अगर अप्लाई करेंगे तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर हम उसके ऊपर मीन की, एवरेज की टेक्निक अप्लाई करेंगे वो हमें मिसलीड करेगी। तो हमें उसके बजाय फिर कोई और कैलकुलेशन करनी चाहिए। शायद मीडियन सही रहे उसके लिए, शायद मॉड सही रहे उसके लिए, शायद क्वार्टाइल सही रहे उसके लिए, शायद परसेंटाइल सही रहे उसके लिए। समझ में आ रही बात? तो ये काम हम करते हैं, निकाल नहीं सकते अगर वो टाइपो एरर नहीं है तो अभी आपके सामने आउटलायर्स की 3 चीजें बताएगा वो, 3 प्रॉपर्टीज बताएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या बताएगा आउटलायर की? पहली प्रॉपर्टी ये बताएगा कि आउटलायर गलती से भी लिखा जा सकता है, बाय मिस्टेक। तो आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। दूसरी बात ये कि आउटलायर बाय मिस्टेक तो नहीं लिखा गया है, लेकिन वो डेटा को क्योंकि मिसलीड करेगा तो हम उसको जेड स्कोर से कैलकुलेट कर लेंगे और जेड स्कोर कैलकुलेट करके उसके स्कोर की बुनियाद पर उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, रादर देन कैलकुलेटिंग एवरेज या कोई सेंट्रल वैल्यू। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि जेड स्कोर के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन मुझे देनी थी वो दे दी हमने, बहुत डिटेल में हम टॉपिक को हमने एलाबरेट कर लिया। अब आगे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर, ठीक है। असाइनमेंट मैंने दिया था आप लोगों को, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं।
अच्छा, अब आपके 2 असाइनमेंट और 2 क्विज हो गए। स्टैट्स का असाइनमेंट नहीं आया? हाँ सही है, कॉलेज अलजेब्रा का मैंने दूसरा असाइनमेंट दे दिया। अच्छा, आप लोगों को मंडे वेडनेसडे वाला ग्रुप, उसमें मसला नहीं हुआ था। ट्यूसडे थर्सडे वाले बड़े परेशान थे और उन्होंने मुझे भी बड़ा परेशान किया कि आपने इतना कम टाइम दिया, डेडलाइन, हालांकि मैंने एक दिन का ये है क्विज में, बल्कि हमने तो क्लास में एक बच्ची से पूछा था, आपसे ही पूछा था मेरे ख्याल में, आपने कहा कि सर एक दिन हमारे लिए, छोटा सा क्विज था, इतना अच्छा चलो पूरे पूरे टेबल भी बनाने थे, तो मुझे ये बताओ कि एक दिन कम होता है? बेटा क्विज तो 30 मिनट से 1 घंटे से ज्यादा का नहीं देते टीचर, टाइमर लगा देते हैं कि 10 बजे शुरू होगा, 11। मैंने जब भी तो एक दिन दिया ना पूरा। नहीं दिया करें, हाँ, ताकि एक दफा पूछो और बस। ओ भाई, ओ भाई, मेरे पास ऐसे असाइनमेंट और ऐसे क्विज आए हैं जिसपे बंदा, आई एम सीरियस, मैं आपसे जो बात बताने वाला हूँ वो बात समझिएगा। मेरे पास ऐसे क्विज और ऐसे असाइनमेंट आए जिसमें स्टूडेंट नाम तक चेंज करना भूल गया है। सेम सेम 2 या 3 असाइनमेंट ऐसे आए जिसमें नाम भी वही लिखा हुआ है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, उन नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं 3-4 स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ आपके साथ इवेंट जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा उन बच्चों का, बेचारों का। हाँ नहीं, बस फिर मैंने उनको ये किया कि उनको इंटीमेट कर दिया और ये बता दिया कि आपका N-1 का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप, क्योंकि यार इस वक्त हम जिस सिचुएशन में है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, मेरा ख्याल है कि यार असाइनमेंट के कुछ बच्चों ने कहा कि सर कम बढ़ा दें और क्विज कम कर दें। अब यही करेंगे कि असाइनमेंट के ऊपर जाएंगे, अब असाइनमेंट पे जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट पे आप इतना ज्यादा जो वो है ना स्ट्रेस है, असाइनमेंट पे जो इतना वो है, असाइनमेंट पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट होगा आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। मतलब उसमें बहुत कुछ स्टफ ऐसा होगा जो असाइनमेंट में तुमने करके दिया होगा, वो फाइनल एग्जाम में इनकॉर्पोरेट होगा पेपर के अंदर। तो तुमने असाइनमेंट अगर खुद करके नहीं, तुमसे मुराद मेरी जनरलाइज बात है, तो जिसने भी असाइनमेंट खुद परफॉर्म नहीं किया ना, तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख लेते हैं। चले यार, अभी तक डिसीजन मेकिंग हुई नहीं है इसके ऊपर, मेरा ख्याल है टीचर पे छोड़ दिया उन्होंने कि टीचर डिसाइड कर ले 50% या 60% फाइनल में रखना है और 40% शायद। मेरा अपना जो इरादा, नहीं तुम क्या समझ रहे थे? नहीं, पासिंग क्राइटेरिया तो आईबीए का डिफाइन है, वो थोड़ी चेंज हो सकता है। नहीं, उसको डिफाइन, वो तो डिफाइंड है, वो मैं क्या, वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चेंज नहीं कर सकता जी। थोड़ा सा टाइम वीकेंड तक का मुझे दे दे, क्योंकि इतनी यार वो चेकिंग चेकिंग बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल है। देखो, क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ये तुम्हारी जीपीए में कैलकुलेट नहीं होंगे, लेकिन हम तो मार्किंग करेंगे ना 100 के अंदर से, और पास करना लाजमी है उस कोर्स को। यानी अगर नॉन क्रेडिट है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसको पास नहीं करें, पास नहीं करेंगे, पास तो लाजमी करना है। नहीं नहीं, पास तो करना है, वरना फिर पढ़ाएं क्यों, फिर दोबारा देना पड़ेगा।
हाँ, तो ठीक है, नहीं पढ़ सकोगे तो उसको प्रूफ करना है ना कि हम पढ़ सकते हैं कैलकुलस, तो उसको प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ तो पास होकर ही होगा ना। अगर आप नहीं पास कर पा रहे, इसका मतलब है यू आर नॉट एबल टू स्टडी द कैलकुलस और कैलवन विद एप्लीकेशन। अच्छा जनाब, आप आगे चलते हैं। चलिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये मालूम करें कि रिप्रेजेंटेटिव सिंगल वैल्यू क्या है। और मेजर ऑफ, ये हमने स्टार्ट तो नहीं किया था ना, ये तो अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गई थी। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मॉड होता ही नहीं है, मीन डेविएशन अबाउट मॉड नहीं होता, ठीक है। वो होता है, लेकिन वो कहता है कि मीन डेविएशन अबाउट मॉड जो है ना, वो हाँ मतलब वो उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल यूजलेस होती है, वो किसी काम की नहीं होती, इसलिए हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। वी नेवर कैलकुलेट इन मीन डेविएशन अबाउट मॉड, ठीक है। कोई स्टेटमेंट भी था मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि वो दिखा दूं पहले आपको। ठीक है, आप लोगों से मैंने कैलकुलेट भी कराए थे। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं उनको स्क्रीन शेयर की हुई मैंने नजर आ रहा है सब? वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, आइए जनाब, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है तब्दीली, चेंजिंग। जो नहीं यार, फिर वो नहीं होगी ना फिर होगी नहीं ना वो, तो इसलिए एक्चुअल वेरिएंस की बात कर रहे हैं हम, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। असल में दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों में फर्क सिर्फ यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन उसको ना, उस वैल्यू को शॉर्ट करके, छोटा करके हमारे सामने इंटरप्रिटेशन में आसानी कर देती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है 100,000, स्क्वायर रूट ले लो तो ऑटोमेटिकली 2 जीरोस कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डबल स्क्वायर रूट ले लो, फोर्थ रूट ले लो, तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू, इंटरप्रेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब जेड स्कोर टेक्निक है, मिसाल के तौर पर डेटा बिलियन बिलियन में है, ठीक है, बिलियन ट्रिलियन में है। अब मसला ये, इतनी बिलियन ट्रिलियन को ग्राफिकल प्लॉटिंग करना या उसकी कैलकुलेशन करके दिखाना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं यार इसके लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर लो, लॉग नॉर्मलाइज कर देगी डेटा को, हमें समझने में आसानी हो जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आसानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम वापस एंटी लॉग लेके दोबारा कन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक। तो यहाँ ये कहता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स तो हैं, लेकिन वो क्लोज है एक दूसरे से। if x1 x2 xn up to xn n वैल्यूज हैं एक वेरिएबल x की, then variance is defined as sigma square is equal to summation x minus x bar का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। x क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, x बार क्या है? सैंपल मीन डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर x बार इन्होंने बता दिया समीशन ऑफ x बाय n के इक्वल है। इट मे बी कंप्यूटेड एज, इसको ब्रेक कर दिया इन्होंने, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम हमेशा इसी तरह चलते हैं, एक फ्रीक्वेंसी एरे के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और तीसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। तीन केसेस हर दफा आएंगे, हमेशा 3 केसेस आएंगे। परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तब भी 3 केसेस आएंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे तब भी 3 केसेस आएंगे, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तब भी 3। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी एरे, नंबर 2 अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर अभी आ कहाँ रहा है? अभी तो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, सिग्मा स्क्वायर आ रहा है ना, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है,
सिग्मा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, ये पढ़ो ना, देखो क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स डेटा पॉइंट है, कोई एक नहीं सारे पॉइंट होंगे, समीशन है ना, आखिर में टोटल आएगा, एक्स डेटा पॉइंट माइनस एक्स बार क्या होगा, वो जितना डेटा होगा उन सारे डेटा का एवरेज होगा ना एक, तो हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो एक वैल्यू आएगी ना, उसके बाद दूसरी वैल्यू में से जब मीन को माइनस करोगे तो एक और वैल्यू आएगी, तो इन सबका और स्क्वायर करते जाओगे, करते 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 एक वक्त आएगा सबका सम करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगी, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस, वेरिएंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेरिएंस को। और अब आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये देखो ये एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है सर, सिग्मा स्क्वायर में जो x है दैट स्टैंड फॉर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या पूछा है बेटा, ऊपर फॉर्मूला सिग्मा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस मीन स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो जो x है हाँ हाँ वो क्या, एक्स डेटा पॉइंट है बेटा, पूरा डेटा होगा अच्छा ना, वो सिंगल डेटा पॉइंट, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ डेटा होगी। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह फ्रीक्वेंसी पर आ गए हम, तो एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ये वेरिएंस कैलकुलेट हुई है, दोनों के फॉर्मूलाज आपने नोट कर लेने, काइंडली इसके फॉर्मूलाज नोट कर लें क्योंकि आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ हम जा रहे हैं। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट है, और मैं बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं हम, ताकि वैल्यू को शॉर्ट कर सके, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सके और उसको इंटरप्रेट करने में हमें आसानी हो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें बस, वो मैं लिख लूँ फॉर्मूला। नीचे सर वो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला। अच्छा स्टैंडर्ड, ठीक है जनाब। सर जी बेटा, सर जब हम z को निकालेंगे तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन का इसमें से कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे? यही वाला है जो अभी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ओके, यही वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक ही चीज होती है ना, वहां जेड स्कोर के लिए जाहिर है फॉर्मूला बताना तो जरूरी नहीं था, वहां तो हमने सिर्फ जेड स्कोर में आपने देखा था हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा लिखते हैं आप इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने उस वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना तो सीखा नहीं था, तो फॉर्मूला रख दिया वहां पर। अब जब आप अप्लाई करेंगे जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो एक ही होगा ना। ठीक है, नहीं आई वाज आस्किंग क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है एंड स्टार्ट में एक अलग फार्मूला दिया हुआ है, जी जी, तो हम इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डालना है या द अदर वन? ये तो जेड स्कोर जो कैलकुलेट कर रहे होंगे उस डेटा को देखेंगे ना, उस डेटा के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डालेंगे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला डालेंगे। जेड स्कोर भी तो हम चलो किसी डेटा पे थैंक यू, कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, जी जी ठीक है, जेड थैंक यू। स्कोर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो किसी डेटा पे कैलकुलेट करेंगे, वो डेटा क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो फिर डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए, फ्रीक्वेंसी एरे दी हुई है, सिंपल फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, कह रहा है पहले वेरिएंस मालूम करो, बल्कि सिर्फ वेरिएंस ही मालूम करनी है। फाइंड द वेरिएंस इन द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखिए ये
सिग्मा स्क्वायर है, ये अगर आप देखें तो सिग्मा स्क्वायर है हमारे पास, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, सिंपल फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है यहाँ पर, तो आप पहले कैलकुलेट करने x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर। अच्छा ये हमने देखिए इन्होंने दोनों फॉर्मूलाज का यूज दिखाया है आपको, आप कोई एक अप्लाई करेंगे ना, बात तो एक ही है कि, तो हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार, पहले ये देखिए डेटा कौन कौन सा है, डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये डेटा पॉइंट्स है। हर पॉइंट में से मीन माइनस करेंगे, तो पहले मीन कैलकुलेट किया, 3 आ रहा है ना मीन, अब इस 3 को माइनस करेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3 यानी 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो ये आपके पास x माइनस 3 आ गया। उसका आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हर टर्म का स्क्वायर ले लिया आपने, ये आ गया, और हर टर्म का स्क्वायर लेने के बाद उसका समीशन कर दिया आपने, सही है 10। तो अब आपके पास 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 नहीं आ रहा, समीशन ऑफ x 15 आ रहा है ना, समीशन ऑफ x की बात हो रही है, समीशन ऑफ x तो ये है ना आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 5, 3 आ रहा है मीन, और समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आ रहा है आपके पास 10, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 10 बाय 5, ये आ गया, दैट इज 2। तो वेरिएंस क्या है इसकी, 2, वेरिएंस क्या है इसकी 2, और इस वेरिएंस अगर दूसरे फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें, देखिए कंफ्यूज ना हो, दो फॉर्मूलाज हम लेंगे ना तो कंफ्यूजन कहीं रेज ना हो जाए, आप सिंपल यही वाला फॉर्मूला लीजिएगा, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी एरे हो सो यू विल कंसीडर दिस फॉर्मूला, बात दोनों में सेम है, वहां पे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन की है माइनस समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसके बजाय आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करने के ये कैलकुलेट कर ले, रिजल्ट तो दोनों सूरतों में सही है ना, बोथ फॉर्मूलाज विल प्रोवाइड द सेम रिजल्ट, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसके अंदर। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा एफ एक्स। मेरा ख्याल है इसका राइट आंसर मैं चाहता हूं आप वेरीफाई कर लें, इस कैलकुलेशन से उठा लें, वरना ये कैलकुलेशन भी करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा ना। मैंने उस दिन भी कहा था कैलकुलेटर आप लोग जरूर लेकर आइएगा, कैलकुलेटर और अपनी कॉपीज वगैरह, ये टेबल देख लें और टेबल से ना काइंडली आप फॉर्मूला अप्लाई करके राइट आंसर को वेरीफाई कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं वेरीफाई 1 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हाँ मानू मानू मैं, हाँ हाँ मुझे मालूम है टाइम टेबल सेट करना है, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा तकरीबन कोई 2:30 पौने 3 बजे तक आऊँगा।
हाँ रुक जाओ आज अगर हो सके तो ताकि टाइम टेबल सेट कर सके। अच्छा तुम 4 स्टूडेंट हो ना, 5 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, तो हम टाइम रखते हैं। तुम लोग क्या चाह रहे हो? मैं सेकंड हाफ का टाइम रखना चाह रहा हूँ, यानी 2 बजे के बाद। मैं अवेलेबल नहीं होगा। 2 नहीं 2.5 बजे तक रखते हैं। हाँ 2.5 बजे से लॉन्ग क्लास होगी, लंबी क्लास, क्योंकि इस सेमेस्टर में सारा काम है प्रैक्टिकल। कोर्स तो मालूम है ना तुम लोग कौन करते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो हम 3 बजे तक, 2.5 बजे से 3 बजे तक का टाइम रखेंगे और एक क्लास करेंगे इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। नहीं 2.5 बजे स्टार्ट होगी, तो वो बजाएगी 4:30-5 बजे तक। तो अब मैं मंडे ट्यूसडे में ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है। थर्सडे का रखें, थर्सडे का रखें, थर्सडे को 2:30 बजे। अच्छा एक क्लास नहीं, सुनो, एक क्लास हमें दो असल में वो हम जब ऑफिशियलाइज करते हैं ना टाइम टेबल में, तो उसमें 2 क्लासेस और 1 क्लास लगाते हैं। 2 क्लासेस जो है वो थर्सडे को लगा देते हैं और 1 क्लास वेडनेसडे को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम थर्सडे वाली लंबी क्लास करती है। सही है, तुम जाके टाइम टेबल लिख पाओगे। थर्सडे का क्या लिखवाओगे? थर्सडे का क्या? हाँ 4:30 क्लास, सही है। हाँ ठीक है, और प्रैक्टिकली हम वही थर्सडे वाली क्लास करते हैं, ठीक है। ओके, आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया राइट आंसर? सिग्मा स्क्वायर ही बनाएगा, वेरिएंस कैलकुलेट करनी है ना, नहीं सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया आपने, उसका स्क्वायर रूट लेना। जाहिर है दोनों इसलिए कि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही आएगा, ओके। इसकी बात कर रहे हैं, ये तो आपका 1 नहीं आ रहा क्या? क्यों बेटा? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में देख लेना, कहीं कोई गलती की होगी तुमने। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में एफ एक्स स्क्वायर किया है या नहीं किया? फिर कहीं मिस्टेक हो गई है, तुम कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, उसको रेक्टिफाई कर लेना। आइए दूसरे पर आते हैं। डेली वेजेस, find the variance and standard deviation in the following distribution. You will calculate both variance and standard deviation in the following distribution. ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? ग्रुप्ड है, तो इसका मतलब है ग्रुप के लिए फिर हमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स दिए हुए। तो आगे बढ़ते, फ्रीक्वेंसी भी नहीं, मैं बस सिर्फ इससे गो थ्रू करूंगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अटेम्प्ट खुद करेंगे। पहले तो ये देखिए क्लासेस दी हुई है, इसका एक्स मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, मिड पॉइंट कैलकुलेट किया तो आपने ये आ गए सारे मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है। एफ एक्स क्या? 30 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 30, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 150, 70 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 280 एंड सो ऑन, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले के अंदर एफ एक्स स्क्वायर है, वो भी कैलकुलेट कर लिया। 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। तो एफ एक्स आने के बाद इसका स्क्वायर 900, इसी तरह ये सारी वैल्यूज आपने जो कैलकुलेट की, तो 7500 एंड समथिंग। फॉर्मूले में प्लग किया, वेरिएंस आ गई आपके पास इतनी, और इसका 324 का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो 18 आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन।
just take formula. If you are aware about the variance and standard deviation formulas, then you can easily calculate. सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो तुम्हें परफॉर्म करनी होगी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं. अच्छा, इसमें देखिए द ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 20 कॉलेज सीनियर्स selected at random from the graduating class as follows. ये दिए हुए. आगे कहते हैं फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ. यार फ्रीक्वेंसी एरे मेरे ख्याल में तो तुम सिंपली मालूम कर लो. हाँ, फ्रीक्वेंसी एरे गिवन है ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल तो है नहीं, तो पहले बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी टेबल. इन सारी वैल्यूज की क्लासेस डिफाइन करनी होंगी, क्लासेस डिफाइन करके उनकी फ्रीक्वेंसी बनानी होगी. ठीक है, फिर कहता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉलिंग इन द इंटरवल, जो कि फॉल लाए कर रही हो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी ये हमने पीछे जेड स्कोर में भी किया था ना, यही काम कि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो कैलकुलेट किया, पहले तो इन्होंने x बनाया, x स्क्वायर कैलकुलेट किया, x बनाया, x स्क्वायर कैलकुलेट किया, x बार कैलकुलेट किया, दैट इज 2.665. स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई किया, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, 0.57 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है बहुत. अच्छा, अब आपने x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये वैल्यूज रखी, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं 2 तक. और परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए जो 13 आ रहा है आपके पास, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 65% वेरिएंस आ रही है, 65% डेविएशन आ रही है. ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी एरे गिवन थी, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया और उसके बाद प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको कैलकुलेट कर लिया. अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करते ना, सोल्यूशन में नहीं दिखाता यहाँ पर, तो शायद आप कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते थे. अब हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिया कि इसमें किस तरह से हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. एक एग्जांपल अब मैं आपको दूंगा, आपने कैलकुलेट करना है मीन भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी. ये न्यू बॉर्न बेबीज ना हॉस्पिटल का कुछ डेटा है. 2.5 से 3.5 वेट के 8 बेबीज हैं. इसी तरह आगे कुछ वैल्यूज दी होंगी, ये यहाँ से काउंट करके लिखे थे ना जी. इस रेंज के अंदर कौन कौन से आ रहेंगे वो हमने काउंट करके ऊपर से डेटा से देखे थे. आइए अब इसका राइट आंसर कैलकुलेट करें, बस इसके बाद हम एंड करेंगे क्लास को. तो नहीं कर रहा था, मोबाइल नहीं है तुम्हारा? असाइनमेंट इनका आगे कोई असाइनमेंट क्यों है? सर असाइनमेंट शुरू हो गया था, मैंने कहा कि सैटरडे को ही दिया था तो बिल्कुल अगले दिन तो मैंने नहीं दिया. आज अच्छा ये देखो, इस पे इतना ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया था, वो हमने तो देखा मैंने था. फाइनल वो कर दिया था. हाँ वो तो उस पर मुझे इतने मैसेजेस आए थे कि सर को बोले डेडलाइन बढ़ाते हैं, ये करते हैं, और बताया नहीं सर ने डेडलाइन पहले इस तरह. तो इसके फिर मैंने क्यों नहीं बताया था था. मैंने ये तो आपसे पूछा था, आपने कहा हाँ बताया तो नहीं किया था मेंशन. हाँ पता नहीं क्यों इन लोगों को पता ही नहीं था किसी खैर को. वो मैंने बता दिया. अब
अब ये है कि क्विज के अलावा हम असाइनमेंट ही रखेंगे ज़्यादातर। अच्छा अब क्विज फिलहाल थोड़े हफ्ते के लिए रोक देंगे, लेकिन असाइनमेंट तुम आज अपलोड कर दो। आज हाँ अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास तक की, थर्सडे तक की तुम्हारे पास कर दी है, हुई है रिकॉर्डिंग हो गई है? सब अपलोड भी हो गई। अपलोड भी हो गई आज वाली बस है, इसको कर दो। चल तुम एक काम किया करो, देखो तुम्हें अगर आने में कुछ मुश्किल होती है ना, जैसे एक दिन तुम यहाँ आ जाओ और एक दिन वहाँ आ जाओ, तो मुश्किल होती है। ये वैसे हाँ होता है। एक नहीं दिन यहाँ इसलिए आ आज मंडे वाले दिन तुम स्टार्ट करके फिर वेडनेसडे में नहीं आती ना, जाओ। नहीं तो वेडनेसडे को तुम दोनों रिकॉर्डिंग ऐसे कलेक्ट कर सकती हो। फिर वेडनेसडे मुश्किल होता है, वेडनेसडे अच्छा नहीं तो आ फिर मंडे आओ। सकती क्योंकि वेडनेसडे मेरी खुद की भी क्लास होती है। नहीं तो तो फिर मुझे थर्सडे आओगी। जी थर्सडे तो मैं आती हूँ। ठीक है, तुम थर्सडे आओगी ना, थर्सडे वाले दिन सारी रिकॉर्डिंग सुना। नहीं रिकॉर्डिंग की तो बात वो फिर नहीं करें, मैंने उनसे बात की थी, मुझे ईमेल कर देते हैं और फिर वो आ जाता, मैंने उनसे बात रेगुलर कर कर ली। नहीं पाएगा। नहीं वो कर देते हैं, उनको मैंने उस दिन भी बात की थी, तो वो जैसे अगर एक दिन मतलब एक दिन छोड़ के भी अगर 2 दिन मतलब मुझे एक साथ भेज दें तो वो उनसे मैंने कर ली सेटिंग, क्योंकि ये इतना हैंग होता है इनका लैपटॉप, इस पर यूएसबी से वो नहीं वो वाला करता तो नहीं होता। वो वाला नहीं होता, ये वाला होता है, इस दिन वाला ना। चलो तो ठीक खैर भारत मतलब मैंने उससे से बात कर ली, वो तो रोज मुझे दे दिया करेंगे है, रिकॉर्डिंग। ये हो गया मसला। और प्रैक्टिस क्वेश्चन वो तो कर दिए थे, जो अपलोड हुए हैं वो इनको आप बता दें कि इन लोगों को करना है ना, मैंने रिसोर्सेज मिक्स ले तो बताओ ना, तुम क्यों नहीं बताया? मैंने आपको बताया तो था सर, मैसेज किया हुआ है कि मैंने रिसोर्सेज में अपलोड करके चैप्टर 2 और तो 3 के ग्रुप में भी प्रैक्टिस। मैसेज करो, अच्छा ग्रुप पे भी कर दूँ? तो पता कैसे चलेगा? अच्छा तो नहीं उसको फिर क्या सबमिट तो नहीं करना नहीं होता है, नहीं उसको तो नहीं, बस वो तो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन ये है। प्रिपरेशन सही है ठीक है। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन है, तुम उनको बता दो कि भाई पहले मैं एक मैसेज डाल दूँगी। कि भाई हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर दिए रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर, तो काइंडली आप उसका अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, मतलब इट विल बी हेल्पफुल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। सही है सर ठीक है बताओ।
अच्छा हो गया ये वाला क्वेश्चन? 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपने कैलकुलेट किया है तो आपके सामने है ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके क्लास, इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सही है।